देखो, आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कनिष्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर कर चुके हैं? हम लोग कुजुल कटफिसस, विम कटफिसस, जो तमाम कई प्रकार के जो शासक थे उन सब के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, कुषाणों के बारे में और हम लोगों ने पहले क्या देखा था? एक यूचू जनजाति, जो यूचू जनजाति के बारे में जो हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। हमने ये भी बताया था ना कि शक के पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गए थे। हालांकि शक के बाद वैसे तो भारत में अगर विदेशी मौर्योत्तर काल में अगर विदेशी शासक आने का अगर क्रम देखा जाएगा तो सबसे पहले कौन आएगा? इंडो ग्रीक के बाद फिर कौन आते हैं? शक आते हैं। शक के बाद कौन आते हैं? पार्थियन या पहला वंश जिसको कहते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? कुषाण। तो ये तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा, इसलिए इस क्रम को हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हमारा, आज का वीडियो हमारा पूरी तरह से ये रहेगा कि आखिर उसके आगे क्या हुआ कि जब भारत में शक लोगों का पीछा करते करते जब कुषाण यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है। तो कई सारे जो है कुषाणों के बारे में हमने पढ़ा था। कुजुल कटफिसस के बारे में हमने पढ़ा था, विम कटफिसस के बारे में पढ़ा था। आज जो है हमारा किसके बारे में पढ़ना है? कनिष्क के बारे में पढ़ना है। और ये कुषाण वंश के सबसे महान शासक क्यों कहते हैं इनको? हालांकि हम बाद में इनके बारे में देखेंगे। इनको अशोक द्वितीय भी कहा जाता है, कनिष्क को अशोक सेकेंड भी कहा जाता है। ये चीज़ तुम देखना, आगे चल के हम बताने वाले हैं अभी। तो कैसे बोलते हैं जरा से देखना। तो कनिष्क फर्स्ट कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कनिष्क कहते हैं। इनको कुषाण वंश का महानतम शासक कहा जाता है। ये सबसे पहला पॉइंट है। अब महान कैसे हैं ये तो डिसाइड होगा आगे चल करके। वैसे अगर मोटा मोटी हमने कल भी बताया था कि महान किसको कहते हैं? महान उसको कहते हैं ना जिसके पास साम्राज्य का विस्तार सबसे ज़्यादा हो, जो कि कई सारे दूसरे जगहों को भी कैप्चर कर रखा हो। मतलब एक उनके सेना के ताकत के दम पर, उनके साम्राज्य के विस्तार के दम पर वो कितना दूर तक जो कितने कितने लोगों को हराया है। उसके बाद इनके माध्यम से शक संवत चलाया गया था। और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि शक संवत किसके माध्यम से चलाया गया। जबकि विक्रम संवत के बारे में जब हम पढ़े थे तो विक्रम संवत किसने चलाया था? राजा विक्रमादित्य। जब वो किन को हराए थे? वो किसको? वही राजा विक्रमादित्य एक उपाधि है ना, जो कि कम से कम 13-14 राजाओं के बारे में जो है ये चीज़ मिलता है। अच्छा, वो जब हराते हैं, अब जो हम लोग ये देखते हैं कि कनिष्क के जो दरबारी विद्वान थे वो कौन कौन थे। चूँकि कनिष्क के दरबार में, अच्छा सबसे बड़ी बात ये कि कनिष्क जो है कला और संस्कृति का, और ख़ास करके जो इन सारी चीज़ मतलब कि कई सारे जो विद्वान इनके दरबार में इसलिए आए क्योंकि इनको ये सब चीज़ बहुत पसंद था। मतलब समझ लो कि एक तरह से ये पढ़े लिखे जमातों का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो हर एक प्रकार का जो दर्शन होता था, फिलॉसफी, कई प्रकार के तुमको दार्शनिक भी देखने को मिलते हैं। अब देखो, कनिष्क के दरबारी विद्वान में सबसे पहले हम लोग देखते हैं अश्वघोष को। अश्वघोष के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दरअसल ये क्या थे? पाटलिपुत्र पर, देखो ये कब आया समझना, जब कनिष्क जो है पाटलिपुत्र पर जब हमला करते हैं तो वहीं से किन को उठा के ले आए थे? अश्वघोष उनको बड़ा काम के लगे थे। तो वो क्या करेंगे? उनको उठा के सीधा ले गए। और याद है वो अश्वघोष कौन थे? चौथे मीटिंग का क्या थे? वो उपाध्यक्ष थे। अच्छा, जब ये पाटलिपुत्र पर हमला कर रहे थे तो पाटलिपुत्र पर अश्वघोष के अलावा बुद्ध का जो भिक्षा पात्र था, यानी कि बुद्ध जिस बर्तन में जो भिक्षा लेकर आते थे उसको भी उठा के लाए थे। एक कितना मायने रखता है, समझ रहे हो? वो चिन्ह कितना मायने रखता है। तो बुद्ध के भिक्षा पात्र को भी लेके चलाया था। अब देखो, अश्वघोष जो है दो तरह का किताब लिखता है, 2 किताब लिखता है। एक पहला किताब है सूत्रलंकार और दूसरा क्या है? बुद्ध चरित्र। जो बुद्ध चरित्र जो लिखा गया है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया और वो पद्य के रूप में। किस रूप में? पद्य के रूप में लिखा हुआ। ध्यान दो, गद्य और पद्य समझते हो ना? पद्य मतलब जो कविता की तरह लिखा है, छंद के माध्यम से लिखा गया हो। और गद्य का मतलब क्या होता है? कहानी के रूप में। तो ये किस रूप में? कविता के रूप में और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और इसी को बुद्ध चरित्र को ही क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म का महाकाव्य। अभी जस्ट पढ़े थे, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको कहते हैं? महाकोश, महाविभास को कहते थे। तो एक तरफ महाविभास को याद रखना है जो कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं या फिर महाकोश कहते हैं, और ये क्या हो गया? बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का
महाकाव्य, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म के महाकाव्य की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म का महाकाव्य में कौन आ जाएगा? गीता, रामायण, ये सब आ जाएगा। जैसे महाभारत सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि महाभारत को महाकाव्य कहते हैं। देखो महाकाव्य कहने की कुछ शर्त होती है। उस किताब में बहुत ही तरह, जैसे कि कहते हैं ना कि समानांतर कहानी है, मतलब एक ही कहानी में कई प्रकार की पैरेलल स्टोरी चल रहा हो। जैसे कि हम लोग देखे थे, किसके बारे में भी कह रहे थे, महाभारत में। तुम देखो एक तरफ से जो है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद चल रहा है, दूसरे तरफ मतलब उधर जो है दुर्योधन का मामला अलग चल रहा है, कर्ण का मामला अलग चल रहा है, समझ रहे हो ना। तो समानांतर कहानी को आपस में लिंकअप करना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका वेब सीरीज। वेब सीरीज में तुम क्या देखते हो? एक तो फिल्में लगभग वेब सीरीज का जो होता है वो 5 घंटा 6 घंटे से लगभग ऊपर का होता है। अच्छा, उसमें तुम देखना कि जैसे बॉलीवुड के जो ट्रेडिशनल मूवीज़ जो होते हैं और जो वेब सीरीज़ में डिफरेंस क्या है। जो ट्रेडिशनल मूवीज़ होती है उसमें क्या होता है, एक सीधा सीधी कहानी होता है, हीरो हीरोइन है, उसका कहानी है, मतलब शॉर्ट स्टोरी है, और ज़्यादातर एक्टर या फिर एक्ट्रेस पर ही फोकस होता है, मतलब हीरो या हीरोइन पे, जो उसका मुख्य अभिनेता या अभिनेत्री होता है। लेकिन वेब सीरीज़ में क्या होता है, जितने भी कैरेक्टर है सभी के एक्टिंग का वैल्यू दे रखा है। तो तुम देखना महाभारत में भी तुम देखो, चाहे तुम दुर्योधन का ले लो, अर्जुन का ले लो, कर्ण का ले लो, या फिर युधिष्ठिर का ले लो, सबका अपना अपना मतलब सभी के मतलब कि रूपांतरण को अच्छे से दिखाया गया, ठीक है। तो सभी के व्यक्तित्व को अच्छे से दिखाने का प्रयास किया गया, इसलिए इसको क्या बोला गया, महाभाष्य। तो महाभाष्य क्या, सॉरी महाभाष्य कह रहे, महाकाव्य कहते हैं, है ना। तो महाकाव्य ऐसे नहीं कि नॉर्मली किसी भी कहानी को कह देंगे, नहीं। महाकाव्य कहने की शर्तें हैं कि एक ही कहानी में बहुत सारी बातें हो, तो बहुत सारी स्टोरी का जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, काव्यों में भी महान काव्य, जिसको क्या बोलते हैं, महाकाव्य। जैसे कि महाभारत था, तो हिंदू धर्म में जैसे महाभारत है वैसे बौद्ध चरित्र को क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म का महाकाव्य बोलते हैं। ये हमारा हो गया। उसके बाद जो दूसरे जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम क्या था, वसुमित्र, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगति में ये अध्यक्ष का रोल निभाते हैं। इन्होंने भी किताब लिखा, उसका नाम क्या था, महाविभास, और इसको क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म का विश्वकोश। अभी जस्ट हम बता रहे थे ना, तो ये बौद्ध धर्म का विश्वकोश हो गया, कभी कभी इसको महाकोश भी कहते हैं। और ये जो बुद्ध चरित्र था, बुद्ध चरित्र किसने लिखा, अश्वघोष। महाविभास किसने लिखा, वसुमित्र, ये याद रखना थोड़ा सा। उसके बाद देखते हैं चरक। चरक उनके कनिष्क के दरबार में ये क्या थे, प्रसिद्ध वैद्य थे, उस समय का जो मशहूर डॉक्टर, ठीक है। तो जो चरक थे वो क्या लिखे थे, चरक संहिता जो बुक था, और वो एक प्रकार का क्या था, आयुर्वेदिक ग्रंथ था। याद है, इससे पहले पढ़े थे जीवक। तो जीवक किसके टाइम में था, बिंबिसार के टाइम में था। बिंबिसार का जो है वो वैद्य था उस समय का, जो कि अवंती के जो शासक थे चंड प्रघोत, उनका इलाज कराने के लिए जाता है, वहीं से फिर अवंती से जो है मगध का रिलेशन ठीक ठाक होने लगता है, ठीक है। उसके बाद एक और विद्वान है, उसका नाम है मंथर। मंथर जो था वो एक प्रकार का बुद्धिमान राजनीतिज्ञ था। जैसे कौटिल्य के बारे में कहते हैं बहुत ही बुद्धिमान, एक शानदार व्यक्ति थे। हालांकि कौटिल्य के लेवल का व्यक्ति हम नहीं कह रहे, बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि मंथर भी क्या था, एक बहुत ही आला दर्जा का बुद्धिमान राजनीतिज्ञ था। और उनको कौन सा पद दिया हुआ था, कनिष्क अपने दरबार में इनको मंत्री बनाया था, और मंत्री बनाना बहुत ही बड़ी बात होती है। वैसे हालांकि इन पर यह भी आरोप लगाते हैं कि बाद में इन्हीं के माध्यम से जो है कनिष्क की हत्या भी हो जाती है, क्योंकि मंत्री सारे सूचनाओं को जानता है, तो वो राजा की कमजोरी भी समझता है, और उसके मन में लालच भी होता है कि हाँ अपना खुद भी चाहे तो अपना शासन कर सकते हैं। तो हो सकता है इस लालच की वजह से क्या हुआ हो, ये उनकी हत्या करके फिर ये अपना शासन करने लगे होंगे, ऐसा हो सकता है, लोग मानते हैं। तो ये इतिहास में चीज़ें अनुमान के तौर पे चलती है। उसके बाद देखो एक चीज़ और, कनिष्क के टाइम में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। क्योंकि हम अभी जस्ट पढ़े ना कि ये बौद्ध धर्म को मानते थे, तो इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ तक फैलाया था, जापान तक। सोचो, चीन में तो था ही, याद है उसको जो हराया था, क्या नाम था उसका, पांग चाओ हराया, तो पूरा एरिया कैप्चर कर लिया था, पूरा व्यापारिक मार्ग जो सिल्क रूट था वो तो कैप्चर कर लिया। तो अच्छा, उस सिल्क रूट का इस्तेमाल किया वो बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, और उधर ही चाइना से होते हुए जापान पहुंच गया, वो चाइना के बगल में जापान, तो जापान पहुंच गया, तिब्बत उसी रास्ते में पड़ता है। याद है तिब्बत के बारे में जो पढ़े थे, यूची जनजाति में जो लघु यूची थे जो तिब्बत में रह गए थे, तो इनके कुछ तो पूर्वज जो है, जो कुषाणों का पूर्वज तो पहले तिब्बत में भी रहा करता था। इसके अलावा चीन, तो जापान, चीन और तिब्बत, ये तीनों ही देश में ये बौद्ध धर्म को फैलाया। हालांकि इससे पहले बौद्ध धर्म को जो फैलाए थे वो किसने, अशोक। तो अशोक कहाँ को कौन कौन सा दूसरे देश में लाया था,
हाँ चीन में भी था, कुछ क्षेत्र में चीन में भी, लेकिन चीन में पूरा तरह से नहीं फैला पाया था। और ये क्या किया, पूरी तरह से फैलाया था, क्योंकि पूरी तरह से व्यापारिक मार्ग पे हमारा कंट्रोल हो गया था। तो अशोक जब अपने टाइम में जब व्यापारिक मार्ग जो फैलाया था वो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका और नेपाल, और जो बचा खुचा था ये कनिष्क जो है पूरा फैला के, मतलब पूरी तरह से दुनिया में देखा जो अच्छी तरह से ये फैलाने का कोशिश किया, काफ़ी जगह पे पूरा एशिया फैला दिया। इसीलिए कनिष्क को क्या बोलते हैं, क्योंकि अशोक के काम को आगे बढ़ाया था। तो अशोक चलो इतना देश फैलाया, मतलब इतना देश में ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार को अशोक के तरह जो जारी रखा था, इसलिए इनको क्या बोला गया, अशोक टू के संज्ञा दी गई। संज्ञा मतलब क्या, उपनाम दिया गया कि ये कनिष्क नहीं बल्कि ये कौन है, अशोक टू। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि अशोक टू निम्नलिखित में से किसको माना जाता है, तो किन को बोलेंगे। रीज़न क्या है कि चूँकि ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक जगह पे करता है। ठीक है, अब देखो कनिष्क के बाद का जो शासक था, जो उत्तराधिकारी आया, उसका नाम क्या है, हुविष्क। कनिष्क के बाद हुविष्क, और हुनिष्क को कनिष्क का उत्तराधिकारी बोलते हैं। उनका बेटा रहा होगा। इनके टाइम में लड़ाई हुआ। हुविष्क की लड़ाई किससे हुई, रुद्रदामन से लड़ाई हुआ है। और रुद्रदामन को वो, अच्छा जब लड़ाई हुआ तो ध्यान देना, वो रुद्रदामन अलग था, ये रुद्रदामन वो किनके टाइम में था, जरा इस चीज़ को तुम क्रॉस चेक कर लेना अच्छे से। ठीक है, हालांकि ये भी सकी थे, ये जो रुद्रदामन है ये भी क्या है, जो याद है नापान और जो पढ़े थे, शक में पढ़े थे हम लोग। तो अच्छा पहले रुद्रदामन की लड़ाई किसी होती, खारवेल से हुई थी ना, या नापान का हुआ था खारवेल से, रुद्रदामन का खारवेल से हुई थी। ठीक है, तो देखना इसको थोड़ा सा चेक कर लेना कि ये रुद्रदामन वही है कि दूसरा है। मेरे ख्याल से ये वो रुद्रदामन नहीं है, मतलब शकलों का शासन तो चलते रहा ना, ये बाद वाले रुद्रदामन है। जब इनके साथ लड़ाई हुई तो ये क्या हो गए, जीत गए। और इनको क्या किया, पेशावर से भगा के कहाँ पहुँचा दिया, मथुरा। पाकिस्तान से रिप्लेस करके कहाँ पहुँचा दिया, मथुरा चले गए। अब देखो हुविष्क का जो सिक्का था, उसके सिक्के पे शिव का, स्कंद का, भगवान विष्णु का, सभी का जो है इसको चित्र की आकृति दिखता है। हालांकि ये खुद क्या थे, बौद्धिस्ट। इससे ये पता चलता है कि ये भी क्या थे, ये भी सेकुलर थे, सभी धर्म को मानते थे, खुद बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इनके सिक्के पे हम क्या देखते हैं, ये सबको दिखते हैं। उसके बाद देखते हैं वासुदेव, जो कि कुषाण वंश का अंतिम शासक था। याद करो जब शुरुआत किए थे कुषाण वंश का, तो हम शुरुआत कहाँ से किए थे, कुजुल कटफिसेस, जो इसका क्या था, संस्थापक था। और लास्ट कहाँ तक पहुँच गया हमारा, वासुदेव। ये किसको मानता था, शैव और वैष्णव पंथ को मानता था। ठीक है, अच्छा इनकी मुद्रा पे क्या दिखते हैं, नंदी का, शिव का, ये सब चीज़ का चित्र। इसी से पता चलता है ये किसको मानते होंगे, शिव का। देखो ये सारे विदेशी हैं। और ये देखो विदेशी हमारे यहाँ आ करके देखा जाए तो ये यहीं के घुल मिल गए। जब यहाँ रहना शुरू किए तो यहाँ पे रहते रहते क्या हो गए, यहीं के हो गए। उसके बाद देखो कुषाण वंश से संबंधित कुछ अन्य तथ्य जो है क्या क्या दे रखा है। कहा जाता है कि कनिष्क के काल में एक भी विद्रोह नहीं हुआ। अब इसी से अंदाज़ा लगा लो कि ये महान शासक इसको हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अगर किसी भी शासक के खिलाफ जनता विद्रोह करने की स्थिति में नहीं है, जरूरत ही नहीं है। देखो विद्रोह नहीं होने के दो रीज़न हो सकते हैं। एक या तो राजा इतना क्रूर हो जाए तो जनता विद्रोह कर ही नहीं पाएगा, और दूसरा क्या है, जनता या फिर राजा इतना अच्छा काम करे कि विद्रोह करने की जरूरत ही नहीं पड़े। उसके बाद देखो कुषाण शासकों को क्या बोलते थे, जितने भी कुषाण शासक थे उनको देवपुत्र कहते थे, यानी कि देवताओं का पुत्र कहते थे। ये उपाधि बाद में दिया गया इनको। उसके बाद जितने भी कुषाण के जो मृत शासक थे, जो मर गए राजा, ठीक है, सबका क्या बनाया जाएगा, मंदिर में मूर्ति बनाया जाएगा इसका। सभी राजाओं का देखो यहीं से शुरुआत हुआ। राजाओं की मूर्ति पूजा इसी कुषाणों से स्टार्ट हुआ। इससे पहले किसी भी राजा का मूर्ति पूजा नहीं होता था। अब राजा खुद ही, हाँ आपको बोले तो नहीं, ज़्यादा पहले जब पढ़ाए थे, एक समय के बाद राजा खुद ही क्या बोलेगा, हम खुद ही क्या है, भगवान है और हमको पूजो। जब हम लोग हड़प्पा काल के बाद यानी कि वैदिक काल जब पढ़ रहे थे, ठीक है, तो इसको मंदिर में रखा जाना है। उसके अलावा ये चीज़ और भी दिया गया कि नियमित रूप से कुषाणों ने क्या चलाया, सोने के सिक्के, कभी भी कंजूसी नहीं किया। और इसके अलावा अंत में क्या देखते हैं, यहीं से द्वैत शासन स्टार्ट किया था। द्वैत शासन ये क्या होता है, द्वैत शासन जो अंग्रेज के माध्यम से भी चला गया। जैसे कि प्रांतों का गवर्नर कोई और है और केंद्र पर शासन किसी और का है। जैसे भारत में जो शासन व्यवस्था कैसे चलता है, जैसे बिहार की बात अगर हम करें तो बिहार पर केंद्र सरकार का भी कंट्रोल है और राज्य सरकार का भी कंट्रोल है। तो कुषाण भी अपने क्षेत्र पर इसी तरह से
कंट्रोल करते थे। कुषाण अपने छोटे छोटे राज्यपाल को भी रखते थे अलग अलग क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही साथ जो कुषाणों का हेड हुआ करता था, जो ये लोग जो थे जैसे कि हविष्क हुआ, वासुदेव हुआ, ये लोग ऊपर से भी कंट्रोल करता था और राज्यपाल के माध्यम से भी कंट्रोल करता था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो द्वैत शासन अच्छे तरीके से यहाँ से स्टार्ट हुआ और अंग्रेज के टाइम में भी हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ खास तो और इन्फॉर्मेशन एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं अगर कुछ बचा हुआ रह गया हो तो। अच्छा, एक चीज़ हम लोग का कनिष्क के दरबार के विद्वान में एक चीज़ हमारा छूट गया था, उनका नाम है क्या, जो सबसे इम्पोर्टेंट था वही छूट गया, उनका नाम है क्या, नागसेन, या फिर जिनको क्या बोलते हैं, नागार्जुन। तो एक काम करते हैं, पहले वीडियो को पॉज कर लेते हैं, तो नागार्जुन को लिख लेते हैं, ठीक है। देखो एक चीज़ हमारा रह गया था, जो कनिष्क के जो दरबारी विद्वान हम पढ़ रहे थे, तो कनिष्क के दरबारी विद्वान में एक हमारा रह गया था नागार्जुन के बारे में। देखो नागार्जुन की तुलना हम किससे करते हैं, मार्टिन लूथर से कम थे, क्योंकि ये बहुत बड़े दार्शनिक थे, ठीक है। अच्छा, नागार्जुन के बारे में एक और चीज़ देखो, ये दार्शनिक के अलावा क्या थे, एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। सोचो ये इनका साइंटिस्ट का, जिस समय की सापेक्षता के सिद्धांत की बात कर रहे थे, रिलेटिविटी और थ्योरी, याद है उस दिन बताए थे, ई बराबर जो mc² वगैरह जो बाद में जाकर जो आइंस्टीन जिस थ्योरी को प्रूव करते हैं, एक्चुअली आइंस्टीन से बहुत पहले, जिस समय कि आइंस्टीन का कोई अस्तित्व ही नहीं था, उसी टाइम नागार्जुन इस चीज़ को प्रूफ कर देते। ये अलग बात है कि यहाँ के वैज्ञानिक को विश्व के स्तर पर कोई पहचान नहीं मिला, समझ रहे हो। अगर पहचान मिला होता आज दुनिया आइंस्टीन को नहीं बल्कि किसको जाना होता, नागार्जुन को जाने होते। ये ई बराबर mc² बहुत बाद में प्रूफ किए, ये तो इस चीज़ को बहुत पहले समझा चुके थे लोगों को। तो जब अच्छा ये चीज़ जो लिखा हुआ है कि इसको भारत का आइंस्टीन कहते हैं, दरअसल इसका उल्टा होना चाहिए था, इनको आइंस्टीन को ही कहना चाहिए था कि इनको बोलना चाहिए था कि भारत का क्या है, भारत का नागार्जुन है, या फिर यूरोप का नागार्जुन कह सकते हो, उल्टा होना चाहिए था, क्योंकि ये तो बहुत बाद में आए थे आइंस्टीन। मतलब न्यूटन अगर नहीं होता, कहते हैं ना कि अगर न्यूटन नहीं होता ना तो आइंस्टीन नहीं बन पाता। आइंस्टीन खुद भी कहते हैं कि अगर हम आइंस्टीन बने हैं तो न्यूटन के कंधे का इस्तेमाल करके हम बने हैं, ठीक है। और यही सापेक्षता के सिद्धांत को क्या बोलते हैं, माध्यमिक सूत्र कहते हैं। तो देखो ये कुल मिला के हमारा आज का जो कुषाण वाला जो टॉपिक था वो हमारा ख़त्म हो गया हमारा पूरी तरह से। कल का जो टॉपिक होगा हमारा, जो मौर्योत्तर काल की जो आर्थिक और राजनीतिक नीति से रिलेटेड जो होगा वो हमारा, ठीक है। आज का हम लोग टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।